इंदिराबाद पे चर्चा क्यों नहीं होगी? पता नहीं कांग्रेसी डरते हैं। मैं आपकी सहमत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, ये आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी को जितना अग्रेसिवली इंदिरा जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, जितना अग्रेसिवली पंडित जवाहरलाल नेहरू को अग्रेसिवली करना चाहिए, उन्होंने क्या नहीं किया, राजीव गांधी जी ने क्या नहीं किया है देश बनाने में इनका बहुत सर मैं एक उदाहरण दूं। मेरे ब्रदर सगे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मात्र 3 साल के सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इंचार्ज बना दिए गए। SHO। हाँ थानेदार बना दिया गया। हाँ, मायावती और इंदिरा गांधी में बहुत सारी सिमिलरिटीज पाता हूँ। हाँ, मायावती ने वो कपड़े पहन करके मनुवाद का विरोध किया, इंदिरा गांधी ने दलितों को जॉब गिवर बना करके वो पेट्रोल पंप एजेंसीज बनाया। कितने लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। कोई ऐसा मुझे बहुत महान व्यक्ति नहीं मिल पाया था जो जाति व्यवस्था पर ये गोला दागे। मनुस्मृति के खिलाफ आंदोलन है। हाँ, तो उसमें तो धन रखना मना है। तो मैंने कहा कि कोई राजा ही होगा जो मनु साहब पर निशाना साध सकता है। तब इन्होंने दलित करोड़पति का नारा दिया। हम लोगों की ये कोशिश है कि 12-13 जनवरी 2026 को हम लोग उसकी रूपरेखा बनाने के लिए एक बैठक करेंगे भोपाल में, और उसके बाद पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति की जो जेन जी जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के, कैसे उन लोगों को हम लोग ऐसी नीतियां बनाएं, उनको पूंजी अवेलेबल कराएं, स्टार्टअप्स में हम लोग उनकी मदद करें, और कहाँ कितना हम लोग भोपाल डिक्लेरेशन के जो वादे थे, जो बिंदु थे, उनमें कितने सफल हुए, कितने सफल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए उसका आंकलन, और क्या अगले 25 साल के लिए एक नई जनरेशन के लिए कहाँ हम लोग उनको एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बना सकें, जैसा कि चंद्रभान जी हमेशा कहते हैं, हम लोगों का प्रयास होगा। इतिहास में तारीखों का एक मतलब होता है। मसलन 15 अगस्त 1947 जब आप बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप आज़ाद हुए थे। 26 जनवरी 1950 इसका मतलब है कि भारत एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक बना था। उसी तरह 12 और 13 जनवरी 2002 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए, और इस कार्यक्रम को जाना जाता है भोपाल डिक्लेरेशन 2002। 12-13 जनवरी, उस समय मैं भी शामिल हुआ था। उस समय 30 साल था, अब थोड़ा बढ़ गया उम्र, अब 54 साल का होने जा रहा हूँ। लेकिन बहुत शानदार कार्यक्रम था। चंद्रभान जी वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स उस ड्राफ्ट करने वाले थे, और इम्प्लीमेंट, और 2 दिन का जो शानदार का कार्यक्रम था, शायद बहुत कम ऐसे लीडर्स होंगे इस देश में जो दर्जनों इंटेलेक्चुअल्स बैठे हों, सबको सुन के और सीधा जवाब दे रहे हों। मैं बात कर रहा हूँ श्री दिग्विजय सिंह साहब की। उस समय मुख्यमंत्री थे, अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, आज उसी घर पे हैं। बाबा साहब ने राजकीय समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म का सपना देखा था, किस्तों में धीरे धीरे लागू हो रहा था। मैं समझता हूँ कि जो दलित जो लिबरेशन है, उसके एजेंडा पे भोपाल डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। आज चर्चा करेंगे उसी विषय पर। और चूंकि 2027 जनवरी में 25 वर्ष यानी कि सिल्वर जुबली प्रोग्राम होने जा रहा है, भोपाल में होगा प्रोग्राम, तो उस पूरे कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रभान जी हमारे साथ हैं, अब राज्यसभा सांसद, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह साहब हैं। पहले दिग्विजय सिंह साहब से पूछते हैं और उसके बाद चंद्रभान जी से इनकी मेमोरीज के बारे में पूछेंगे, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पूछेंगे। स्वागत है सर। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, आप ही के ऊपर फ्लोर है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए क्या नीति बनाना चाहिए, उसके लिए मुझे सहयोग मिला डॉक्टर चंद्रभान जी का। और जैसे कि डॉक्टर रतनलाल जी ने बताया, तो उस समय तो ये नौजवान, अभी भी नौजवान, और श्याम बाबू थे, और मिस्टर राम नारायण बेरवा स्वर्गीय, डॉक्टर अमर सिंह जी जो आज मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं,
इन सब लोगों के द्वारा और विशेषकर जो दलित इंटेलेक्चुअल्स थे, ट्राइबल इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको हमने भोपाल बुलाया था और उनसे हमने अनुसूचित जाति और जनजाति का कैसे सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए, क्योंकि शासकीय पद से सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, इसलिए कहाँ व्यवसाय में, उद्योग में उनको स्थान मिल सके। और जैसा कि चंद्रभान जी हमेशा कहते हैं कि हमको दलित और आदिवासी को नौकरी पेशे में भेजने के बजाय उनको एम्प्लॉयर के रूप में हमें तैयार करना है, वो दूसरों को नौकरी दें, इस तरह से उनको पैरों पे खड़ा करना है। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहा है भोपाल डिक्लेरेशन का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज चंद्रभान जी, जो कि हमारे उसमें सबसे अग्रणी दलित इंटेलेक्चुअल उस समय भी थे और आज भी हैं, और इन्होंने दलित इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडिंग के लिए डिक्की की संस्था भी इन्होंने खड़ी की थी, आज वो हमारे बीच में है। तो आज हम लोगों ने तय किया है कि भोपाल डिक्लेरेशन के 20 साल 12-13 जनवरी 2027 को पूरे हो जाएंगे। 25 साल 25 सिल्वर जुबली 25 साल, सॉरी 25 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कभी कभी गणित धोखा खा जाता हूँ। तो मैं हम लोगों की ये कोशिश है कि 12-13 जनवरी 2026 को हम लोग उसकी रूपरेखा बनाने के लिए एक बैठक करेंगे भोपाल में, और उसके बाद पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति की जो जेन जी जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के, कैसे उन लोगों को हम लोग ऐसी नीतियां बनाएं, उनको पूंजी अवेलेबल कराएं, स्टार्टअप्स में हम लोग उनकी मदद करें, और कहाँ कितना हम लोग भोपाल डिक्लेरेशन के जो वादे थे, जो बिंदु थे, उनमें कितने सफल हुए, कितने सफल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उसका आंकलन, और क्या अगले 25 साल के लिए एक नई जनरेशन के लिए कहाँ हम लोग उनको एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बना सकें, जैसा कि चंद्रभान जी हमेशा कहते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा। अब इसमें क्या करना है तो ये चंद्रभान जी आपको बताएंगे। जी चंद्रभान जी, भोपाल डिक्लेरेशन कल, आज और कल, जब माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने हम लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एक नए युग में आप लोग एक नया मैनिफेस्टो बनाइए दलित समाज, आदिवासी समाज की उन्नति के लिए, तो मेरे मन में कुछ और चल रहा था। इस जाति व्यवस्था से कैसे मुक्ति मिली, रिवेंज लिया जाए। अच्छा। तो मुझे बचपन की वो बात याद आ गई जब मैं दलित महिलाओं को जमींदारों के यहाँ से मजदूरी आंचल में लेते हुए देखा था, और जो भी पुरुष होते थे उस दृश्य को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि लेडीज अपनी साड़ी को, पल्लू को फैला करके ऐसे और मजदूरी वसूलती थी। इनका पोता अगर बिजनेसमैन बन जाता है, जॉब गिवर बन जाता है, तो भारत की यही क्रांति है। मैं 20-25 साल से सोच रहा था ऐसे ही, लेकिन कोई ऐसा मुझे बहुत महान व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जो जाति व्यवस्था पर ये गोला दागे। मनुस्मृति के खिलाफ आंदोलन है। हाँ, तो उसमें तो धन रखना मना है। तो मैंने कहा कि कोई राजा ही होगा जो मनु साहब पर निशाना साध सकता है। तब इन्होंने दलित करोड़पति का नारा दिया, और मैं समझता हूँ आप लोग पता कर लीजिएगा कितना 70-80 करोड़ का प्रोक्योरमेंट हुआ। और एक लेडी तो बता रहे थे, आप पिस्तौल लेके चलती है बाइक से, ठेकेदार बन गई है, ठेकेदार बना दिया है आपने। और SC/ST हॉस्टल्स की फी बढ़ा दी आपने, भोजन की क्वालिटी बढ़ा दिया, जिसका हमारी वाइफ ने ट्रेवल किया था मध्य प्रदेश में। अब जो है
भोपाल कॉन्फ्रेंस 2 का ये 27 में हाँ, तो मैं अभी 1 साल तैयारी हो भोपाल डिक्लेरेशन 2। 2 मैं पिछले साल गया था अपने गांव, तो मेरे गांव के बगल में जीएनपुर छोटी सी बाजार है, वहाँ पर एक दुकान है जो इंदिरा गांधी ने 1975 में बना के दिया था अनएम्प्लॉयड दलित लोगों को। हमारे आजमगढ़ में करीब 50 दुकानें बनी थी। तो मुझे इंदिरा जी की वो तस्वीर याद आती है, और भोपाल कॉन्फ्रेंस को मैं इंदिरा जी का एक एक्सटेंशन मानता हूँ, क्योंकि इंदिरा जी ने एम्पावरमेंट का जो एलपीजी सिलेंडर्स को में आरक्षण दिया, SC/ST को पेट्रोल पंप में आरक्षण दिया, SC/ST को दुकानें बनाई उन्होंने, SC/ST जमीनें बांटी, घर घर मतलब पट्टा, जो भी दलित कहीं भूमिहीन था। एट्रोसिटीज को रोकने के लिए कमेटी बनाई ऑल चीफ मिनिस्टर्स के अंदर। यस, उस समय हाँ, यस में चिट्ठी लिखा था, और फिर राजीव गांधी जी ने एट्रोसिटीज एक्ट लाया। तो जिन्होंने मनु पर मायावती और इंदिरा गांधी में बहुत सारी सिमिलरिटीज पाता हूँ। हाँ, मायावती ने वो कपड़े पहन करके मनुवाद का विरोध किया, इंदिरा गांधी ने दलितों को जॉब गिवर बना करके वो पेट्रोल पंप एजेंसीज बनाया। कितने लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो अब दलित पूंजीवाद पर माननीय इंदिरावाद पे चर्चा क्यों नहीं हुई? पता नहीं, कांग्रेसी डरते हैं। मैं आपके सहमत नहीं हूँ। हम लोग जो हैं इंदिरा जी को हमने तो, मैं असल में उस समय विधायक था और मंत्री था, और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो उनकी असीम कृपा थी मुझ पर और बहुत मुझे सम्मान देती थी। हालांकि वहाँ वो कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ एक छोटा सा दिग्विजय सिंह जो पहले MLA रहा और फिर मंत्री बन गया था उन्हीं के समय। लेकिन आज भी आप गांव-गांव चले जाइए, अगर किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार से पूछोगे तो कहेंगे हाँ, इंदिरा जी का हमको एहसान हम नहीं भुला सकते। ये जो उसके जो उस जनरेशन को, जेन जी को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जनरेशन में उसकी जानकारी है। दलितों की अम्मा और सरकारी दामाद आज भी है, आज भी इंदिरा गांधी नहीं, ये चंद्रभान जी दूसरी बात कह रहे हैं। चंद्रभान जी कह रहे हैं जैसे इंदिरा जी पे डिबेट को बढ़ाने में, बिल्कुल इधर डिजिटल वर्ल्ड में हमने चंद्रभान जी पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में दलित इमेंसिपेशन, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप लगातार। अब खैर पार्लियामेंट में सुनने को आ रहा है कि पब्लिक सेक्टर में बात हो रही है, कह रहे हैं कि इसको जो एक फोर्सफुली होता है ना कि विमर्श पैदा कर देना, जैसे मोदी साहब मिथ का क्रिएशन करते हैं। मैं डॉक्टर साहब ये आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी को जितना अग्रेसिवली इंदिरा जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, जितना अग्रेसिवली पंडित जवाहरलाल नेहरू अग्रेसिवली करना चाहिए, उन्होंने क्या नहीं किया, राजीव गांधी जी ने क्या नहीं किया है देश बनाने में। सर मैं एक उदाहरण दूं, मेरे ब्रदर सगे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मात्र 3 साल के सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इंचार्ज बना दिए गए, SHO, हाँ थानेदार बना दिया गया। हाँ, और उस समय बाबूराव जी थे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। मेरे ब्रदर बताते हैं कि उन्होंने कहा कि हर 10% थानों पर SC/ST इंचार्ज होना चाहिए। तो उस समय अग्निकांड हुआ था उसके बाद, हाँ, गाजीपुर का उसके बाद उस समय के IG ने कहा, उसमें IG होते थे, DGP नहीं होते थे, कि हमारे यहाँ 10% तो शेड्यूल कास्ट के थानेदार हैं ही नहीं। तो बात इंदिरा जी तक गई, तो इंदिरा जी ने कहा कि तो इतना ज़्यादा भर्ती करो, प्रपोर्शन बढ़ा दो आरक्षण का, 10% हो जाए, ताकि 10% हो जाए। तो 30% तक मेरे ब्रदर बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का इंडक्शन होना शुरू हो गया सब इंस्पेक्टर्स की पोजीशंस पर। तो इंदिरा जी का, कांग्रेस के भीतर इंदिरा जी का राज लाना जरूरी है। मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ डॉक्टर चंद्रभान जी, और मैं इस मामले में अवश्य कहता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि विपक्ष जो बार बार परिवारवाद की बात करता है, इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया इस देश को लिए कौन भुला सकता है। और उस समय जबकि देश का विभाजन हुआ
जहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में इतना जहर फैल चुका था, उन्हीं का नेतृत्व था जो सबको साथ लेकर चलकर उन्होंने इस देश को वो गति दी जिससे कि आज हम लोग आज भारत कहीं से कहाँ पहुँच गया। एक दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कंट्रीब्यूशन रहा, हम कैसे भुला सकते हैं। लेकिन इंदिरा जी ने जो सोशो इकोनॉमिक महत्व दिया SC ST को, उसको आज भी गांव-गांव में याद लोग रखते हैं, इसलिए उनके बारे में बात करना ही चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको मनुस्मृति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मनुस्मृति के 50 वर्जन्स हैं, अलग अलग। अब केवल उसका उल्लेख किया जाता है वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था तो कर्म से है सनातन धर्म में, जन्म से नहीं है। जो मनुस्मृति का लिखने वाले जिन मनुस्मृति उनका दिमाग कौन था, किसने लिखा, जो मुझे बताया गया है, ये वर्जन जो है 19th सेंचुरी का वर्जन है। तो ये ओरिजिनल है भी कि नहीं, क्योंकि उस समय मनुस्मृति के तो कोई किताब तो छपती नहीं थी, ना कागज पे कुछ लिखा जाता था, श्रुति से ही सारा काम चलता था। इसलिए कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के उस प्रिंसिपल को मानती है कि समाज में जन्म से नहीं कर्म से वर्ण व्यवस्था है। हम तो उसके बाद भी उसके खिलाफ है। आज जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो मौका दिया महात्मा गांधी जी ने संविधान लिखने के लिए, अध्यक्ष उस कमीशन के कमेटी के अध्यक्ष का, दूरदर्शिता थी महात्मा गांधी की। जो प्रस्ताव गया था वो किसी और के लिए गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं, इस देश का संविधान वो रचेगा जिसने सामाजिक बहिष्कार सहा है, जिसने सामाजिक आर्थिक रूप से भुगता है, और जो कि कानून का ज्ञाता है और अर्थव्यवस्था समझता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न केवल वकालत लॉयर थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशलॉजिस्ट थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया, पहला कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया। तो ऐसा व्यक्ति हमको मिलता कहाँ। और आज हमें इस बात का गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित जो हमारा संविधान है, हालांकि उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, लेकिन आज भी जो समानता और जो राइट, एक फंडामेंटल राइट 1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वर्किंग कमेटी में, पहली बार फंडामेंटल राइट की बात आई थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और उसी को इनकॉर्पोरेट करके ही फंडामेंटल राइट के साथ इक्वलिटी, जस्टिस टू ऑल, राइट टू प्रोफेस बिलीव इन व्हाटएवर रिलीजन, एंड लिबर्टी एंड टू स्पीक, विचार व्यक्त करने का अभिव्यक्ति के अधिकार। तो ये सारी बातें समझने के लिए आवश्यक है कि हम लोग आज कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि जिसको धर्म विरोधी कहा जाता है, धर्म विरोधी नहीं है। ये मूल रूप से सनातन धर्म के परंपराओं का पालन करने वाली पार्टी है। इसने कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ काम नहीं किया है। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने जिसने भी धर्म का दुरुपयोग पैसा कमाने के लिए या उसका राजनीतिक हथियार के रूप में किया हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई है, जो कि नफरत फैलाता है, वो कांग्रेस का विरोधी है। हम उसका साथ नहीं ले सकते। चलिए सर, जब दलित कैपिटलिज्म की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, वही मैं भोपाल कॉन्फ्रेंस, भोपाल डिक्लेरेशन 2, कहीं आप रिटायर मत हो जाइए। अरे मैं जैसा अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, आई मे रिटायर बट आई एम नॉट टायर्ड। यस यस यस। चलिए, तो मनोज राणे साहब हैं, सुनील जी हैं, और कुरैशी साहब हैं, भोपाल से आए हुए हैं। पूरी प्रिपरेटरी मीटिंग चल रही है। चलते चलते मनोज साहब आप तो भोपाल संभालेंगे, मध्य प्रदेश संभालेंगे, आप तीनों लोग, तो क्या है संदेश? सर, मेरा अभी जैसे सनातन की बात कही या हिंदू धर्म की बात कही, किसी भी धर्म में और खासकर सनातन में ये है कि वो
सब में ब्रह्म देखते हैं, और यदि सबके भीतर ब्रह्म है तो सब बराबर है, तो फिर सबके उत्थान की बात होना चाहिए। और 2002 में जो भोपाल डिक्लेरेशन था वो एक माइलस्टोन था कि सबका उत्थान, दलितों का, आदिवासियों का, और उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनाएं, क्योंकि जो पुरानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हुआ ये था कि ये लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गए। नहीं 27 की तैयारी क्या है एकदम आप में चले गए बताइए। इतिहास में जी, जी। विद्वान वाला काम पूरा करने भोपाल लगे। आप क्या बताइए बात आगे बताइए, क्या है? करना क्या है? हाँ। SC/ST हॉस्टल का दौरा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, बिल्कुल। वहाँ हम कोशिश ये करेंगे कि जो जेन जी जनरेशन की जैसे बात कही, कोशिश तो नहीं करेंगे, करेंगे कोशिश नहीं होती यार तो 2002 के बाद काफ़ी समय हो गया है, एक जनरेशन बदल गई है, तो उन जनरेशन की क्या डिमांड होंगी और उसके हिसाब से भोपाल डिक्लेरेशन 2 क्या होगा, ट्राइबल्स की डिमांड क्या होंगी, दलितों की डिमांड्स क्या होंगी, और आज के समय में आज के बिजनेस नए हैं, नए एवेन्यूज़ खुले हैं, तो उस हिसाब से उस पर परिचर्चा करने के लिए 12 जनवरी के दिन हम 26 सब 2026 को हम सब इकट्ठे होंगे बुद्धिजीवियों पे बात। और साहब तो क्या है तैयारी संक्षेप में? बस सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस हमको तो एग्जीक्यूट करना है। 12 तारीख के जो कार्यक्रम को हम एक्शन प्लान में तब्दील करेंगे, और मुझे यकीन है कि 2002 में जो धमाका हुआ था उससे भी बड़ा धमाका जो है 2026 में होगा। हम लोग धमाका करने वाले नहीं, शांति प्रिय लोग नहीं, हैं। धमाका तो वैचारिक धमाका होगा। वैचारिक धमाका होगा, और निश्चित रूप से जो हॉस्टल को declaration- टूर करने का बनाइए अब प्लान। हाँ। declaration हॉस्टल के इम्पोर्टेंट लिए होता जो है। सबसे पहले यंग जनरेशन जो जैन जी है उसके लिए हम लोगों ने योजना बनाएंगे, और जो आप लोग मार्गदर्शन देते रहेंगे उसको हम लोग 2000 अभी जो 12 तारीख को करेंगे वो पूरा एक्शन प्लान करके आपके सामने रखेंगे, और फिर उसके एक्शन के साथ में अच्छा देखिए, एक बात साफ कर दो, जी ये कोई कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तो रहेगा ही हमेशा से। इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी जिनको की अनुसूचित जाति जनजाति के तरक्की में विश्वास है वो सब इसमें आमंत्रित है। जी इसमें नाम जैन जी ऐड जी। कर सकते हैं, थोड़ा सा नयापन लगेगा। अगर अब बोलिए। भोपाल डिक्लेरेशन 1 जब आया था, जब मैं ETV में एंटर हुआ था, उस टाइम रीजनल मीडिया का दौर शुरू हुआ था, तो उस टाइम जो दलित एजेंडे के तहत जो ज़मीनें दी गई थी उसमें उन दिनों उनको उन पे कब्जे को लेकर काफ़ी सारी परेशानी आई थी। तो मेरा जर्नलिज्म का दौर शुरू हुआ था, तो मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज भी की थी इस भोपाल डिक्लेरेशन 1 के फेवर में। अब मेरा ये सोचना है कि अगर ये 25 साल हो गए तो नई चुनौती अभी हैं, ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल क्रांति का दौर है, तो मेरा एक सुझाव है माननीय सर से कि ये जो भोपाल डिक्लेरेशन 2 है इसमें कहीं ना कहीं जेन जी के नाम अगर जोड़ेंगे तो एक नयापन भी लगेगा और लोगों को कनेक्ट भी हम कर पाएंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए तो 2002 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो 27 में 25 वर्ष का हो जाएगा। कई हमारे युवा साथी अम्बेडकर नामा देखते हैं, अगर आपकी कोई इच्छा हो, कोई डिमांड हो कि आखिर भोपाल डिक्लेरेशन में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, कोई एजेंडा, कोई डिमांड, डॉक्टर साहब, पहली बात तो 2002 डिक्लेरेशन भोपाल डिक्लेरेशन पढ़ें। हाँ, वो कई वीडियोस हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी अम्बेडकर नामा पे 2002 डिक्लेरेशन पे, मैंने पूरा पॉइंट्स भी पढ़ा हुआ है उसमें का, तो आप जाके देखेंगे, ओल्ड वीडियोस मिलेंगे भी, और गूगल करेंगे तो आपको दस्तावेज भी मिल जाएगा, उसको पढ़िए, और कोई भी आपका सजेशन हो आप जरूर लिखिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और भोपाल में हम लोग मिलेंगे जनवरी 26 में भी, और लगातार 1 साल हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश में घूमेंगे, और 27 में तो रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जय भीम। जय हिंद।